हेलो दोस्तों, मैं यश शर्मा सीएमआई का आपका एजुकेटर हमारे यूट्यूब चैनल सीएमआई में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमने भारतीय संविधान से संबंधित कुछ बातें जान ली हैं, जिनमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद भारतीय संविधान का हमने संवैधानिक विकास पढ़ा। संवैधानिक विकास के बाद हमने भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों के बारे में जाना। मूल अधिकारों के बाद हमने बात की राज्य के लिए बनाए गए कुछ नीति निदेशक तत्वों की, जो कि भाग 4 में थे। अब आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, और वो कहां है, भाग 4 कै में है। उनके लिए कौन सा अनुच्छेद हमने निर्धारित किया, अनुच्छेद 51 कै। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब हमारी संविधान सभा ने हमारे लिए संविधान का निर्माण किया, तो उन्होंने मूल कर्तव्यों को उस संविधान में कोई स्थान नहीं दिया। तो देखिए, जब 1976 में कांग्रेस गवर्नमेंट श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार इस देश में शासन कर रही थी, तो उन्होंने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, कौन से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ दिए, नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य जोड़े दोस्तों, 10 मूल कर्तव्य इन्होंने जोड़ दिए। और उस समय कांग्रेस सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट आया कि जो कार्य भारत की संविधान सभा नहीं कर पाई, वो कार्य हम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय नागरिकों के लिए उनके मूल कर्तव्यों का निर्धारण करना एक ऐतिहासिक कार्य था। कैसा कार्य था, ऐतिहासिक कार्य, क्योंकि भारतीय संविधान ने क्या किया था, भारतीय नागरिकों को सिर्फ अधिकार दिए थे और राज्य के लिए कुछ निर्देश दिए थे कि आप ऐसे काम कीजिए, आप इस प्रकार के कार्य करने की कोशिश कीजिए, लेकिन नागरिकों के लिए कोई कर्तव्य का निर्धारण नहीं किया था। तो देखिए दोस्तों, जहां पे आपके लिए कुछ अधिकार हैं, वहां आपके लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित होने चाहिए, क्योंकि यही नहीं होता है कि आपको सिर्फ अधिकार ही मिले, कुछ नागरिकों के कर्तव्य भी बनते हैं। तो उसके लिए कांग्रेस सरकार यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के, देखिए जहां पे भी आपको मूल के आगे कोई ब्रैकेट में अनुच्छेद मिले, भाग मिले, तो आप समझ जाइए कि वो किसी ना किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। अब भाग 4 के में हमने क्या जोड़े, मूल कर्तव्य जोड़े, और अनुच्छेद कौन सा लिया उनके लिए, अनुच्छेद 51 कै लिया दोस्तों। अब हम बात कर रहे थे इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की, जिसके द्वारा सिर्फ कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं दोस्तों, 11। कितने दोस्तों, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। जब हम 11वें मूल कर्तव्य की बात करेंगे, तब आपको बताएंगे कि ये कहां से जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, कब, कैसे, कहां और क्यों। अब बात करते हैं हम कि हमें मूल कर्तव्य जो है ये हमने जोड़ कैसे दिए। अब ये तो है नहीं कि जब सरकार की इच्छा करी और उन्होंने मूल कर्तव्य जोड़ दिए। तो कांग्रेस सरकार ने एक समिति का गठन किया था, और उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था उसका, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखिए, इस समिति की सिफारिश पर जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इस समिति की सिफारिश पर हमने क्या किया, मूल कर्तव्य जोड़े। इस समिति ने अपने कुछ अलग अलग मूल कर्तव्य की सूची दी थी, जिसमें से हमने कितने मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में समाहित किया, 8 मूल कर्तव्य को हमने इस समिति द्वारा सौंपी गई जो रिपोर्ट थी, उसके आधार पे हमने कितने मूल कर्तव्य लिए, 8। देखिए, आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, आपके पास क्वेश्चन पूछ लेगा कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए। देखिए, क्वेश्चंस हैं आपके, दीज ऑल आर क्वेश्चंस। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, जब पहली बार भारतीय संविधान में समायोजित किए गए थे तब कितने थे, क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे, तो हम आंसर देंगे नहीं थे। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो आप कहेंगे 0 थे। मूल संविधान में आपके लिए कोई मूल कर्तव्य नहीं था। फिर आपसे कोई पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। और मूल कर्तव्य कहेंगे अब कहां से लिए गए, देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश तो की, लेकिन इन्होंने भी किसी अन्य देश के संविधान को पढ़ा होगा, वहां से कुछ मूल कर्तव्य
ग्रहण किए होंगे और उन्हीं के आधार पर अपनी क्या बनाई होगी, रिपोर्ट बनाई होगी। तो हम कहेंगे कि इन्होंने कहां से लिए, तो इन्होंने रशिया से लिए। कहां से लिए दोस्तों, रशिया या रूस। कहां से लिए, रशिया से या रूस से लिए। तो ये तो थे हमारे मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य हमने देखे कितने, 11। तो अब बात तो हमें मूल कर्तव्यों की भी करनी पड़ेगी दोस्तों। अब हम उन सभी 11 मूल कर्तव्यों की बात करेंगे। या अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको एक स्क्रीनशॉट ले लें या देख लें इनको। अब बात आई आपके सामने मूल कर्तव्यों की। तो अब हम 11 के 11 मूल कर्तव्य पढ़ लेते हैं, और जब हम 11वां मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो मूल कर्तव्य कब जोड़ा, कैसे जोड़ा, कहां जोड़ा और क्यों जोड़ा। तो अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल कर्तव्यों में उनका पहला जो मूल कर्तव्य है वो क्या है। देखिए, पहली बात जो कह दी इन मूल कर्तव्यों में भारतीय नागरिकों के लिए, वो क्या कहा गया कि आप क्या करें, संविधान का पालन। देखिए दोस्तों, एक सेकंड मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। जब मैंने आपको मूल अधिकार बताए थे तो मैंने कहा था लोगों को, मैंने क्या बोला था आपको, लोगों को। और आज मैं बात कर रहा हूं कि नागरिकों को, यानी मूल अधिकार तो लोगों के लिए हैं और कर्तव्य सिर्फ किन के लिए, नागरिकों के लिए। क्योंकि भारतीय संविधान है और भारतीय नागरिकों से यह अपेक्षा करता है कि वो इन सब कार्यों को करेंगे। तो हमने जो ये मूल कर्तव्य है ना दोस्तों, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं। सिर्फ भारतीय नागरिक वो इन मूल कर्तव्यों के लिए जवाबदेह है। यानी ये मूल कर्तव्य सिर्फ किन के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए है। कोई भी विदेशी व्यक्ति या विदेशी नागरिक इन मूल कर्तव्यों के लिए नहीं होगा। यानी ये जो मूल कर्तव्य है वो इन पर लागू नहीं होंगे। लागू तो ये किसी पे नहीं होंगे, लागू तो ये मूल कर्तव्य किसी पे भी नहीं होंगे, क्योंकि प्रकृति इनकी कैसी है, गैर न्यायिक। देखिए, मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, जब हमारा नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ रहे थे कि उनकी प्रवृत्ति भी कैसी थी, गैर न्यायिक। मूल अधिकार कैसे है, न्यायिक। मूल अधिकारों को आप कहां पे जाके परिवर्तनीय बना सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, न्यायालय की आप उनके लिए शरण ले सकते हैं। और वो किसके विरुद्ध है, वो राज्य के विरुद्ध है। और जो मूल कर्तव्य है और डीपीएसपी है, डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये इन दोनों की प्रवृत्ति कैसी है, गैर न्यायिक है। यानी इनके लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते और न्यायालय द्वारा इनको प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता। तो ये तो हम बात कर ली हमने इसकी एक छोटी सी। बाकी हम बात कर रहे हैं पहला मूल कर्तव्य जो आपके लिए निर्धारित किया गया भारतीय संविधान द्वारा। वो क्या कहा गया कि आप क्या करें, संविधान का पालन करें। देखिए, भारत में जो सबसे बड़ी विधि है, जो सबसे बड़ा विधान है, वो क्या है, हमारा संविधान। भारत में जो शासन है वो किसके अनुसार चलता है, संविधान के अनुसार। तो आपसे भी तो ये उम्मीद की जाती है ना कि संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं उनका आप भी पालन करेंगे दोस्तों। दूसरा क्या है, इसी के साथ देखिए, पहला मूल कर्तव्य ये, और उसमें लिखा गया है कि हम संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, किसके आदर्शों, संविधान के आदर्शों, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, संविधान की कुछ जो संस्थाएं हैं उनका राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इन सबका हम क्या करें, सम्मान। क्या करें दोस्तों, सम्मान करें। देखिए, आपसे ये अपेक्षा की जाती है, नागरिकों के लिए एक मूल कर्तव्य बना दिया कि नागरिकों का एक कर्तव्य तो बनता है कि सबसे पहला कार्य तो क्या करें दोस्तों, हमारे भारत के संविधान का पालन करें। और दूसरा उनका क्या है कि जो संविधान के आदर्श है, हमारे संविधान ने जो आदर्श उनके लिए निर्धारित किए हैं, समानता हो गई, बंधुत्व हो गई, भाईचारे की भावना हो गई, देश की एकता अखंडता की रक्षा, संप्रभुता, ये सब क्या है, हमारे देश के आदर्श ही तो है, हमारे संविधान के। उनको आदर्श को जो हमारे संविधान के आदर्श उनको क्या दे, सम्मान दे। उनकी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होगी, संसद हमारी संवैधानिक संस्था है, लोकसभा राज्यसभा संवैधानिक संस्था है, कुछ संवैधानिक आयोग है, यूपीएससी हो गया, चुनाव आयोग हो गया, महालेखाकार हो गया, आपके सामने सीएजी का ऑफिस हो गया, ये सब क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं।
फिर नेक्स्ट चीज हमारे सामने क्या है कि हमारा राष्ट्रध्वज। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको आपको क्या देना पड़ेगा दोस्तों, सम्मान देना ही पड़ेगा। ये क्या है, हमारे मूल कर्तव्य है। साथ में राष्ट्रगान, देखिए राष्ट्रगान के लिए ये निर्धारित किया गया है कि जब भी राष्ट्रगान गाया जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसके सामने सम्मान से, उसके आदर में हम क्या होंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। तो ये किसके लिए बनाए गए हैं, ये राष्ट्रगान के लिए जो सम्मान करने की तरीका है। तो नागरिकों का सभी का क्या है, मूल कर्तव्य है। नागरिकों का सभी का क्या है, ये मूल कर्तव्य है कि वो संविधान का तो क्या करे, पालन करे। यानी जो भी कार्य करे वो हमारे संविधान के अनुसार करे। साथ में जो संविधान के आदर्श हैं, समता, समानता, बंधुत्व, इन सभी चीजों का क्या करे, वो एकता, अखंडता, संप्रभुता, इन सभी चीजों के क्या करे, सम्मान करे। ये संविधान के आदर्श हो गए। साथ में संविधान की संस्थाएं, यानी हमारी संसद हो गई, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, विधानसभाएं हो गई, सीएजी का ऑफिस हो गया, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सभी का हम क्या करें, सम्मान करें। राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो ये तो हुआ हमारा पहला मूल कर्तव्य। तो ये क्या है, इन मूल कर्तव्यों से क्या है, नागरिकों के मन में राष्ट्र के प्रति एक सम्मान, एक राष्ट्रभक्ति की भावना पनपती है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सेकंड कि आपके जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। देखिए भारत क्या था, भारत पहले मुगलों का गुलाम रहा। अगर हम मध्य काल की बात करते हैं तो भारत क्या रहा, पहले मुगलों का गुलाम रहा, और मुगलों के बाद हम पे ब्रिटिशर्स ने राज किया। हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमारा राज चल रहा था। अब ब्रिटिश के खिलाफ भी हमने क्या किया कि हमने एक लड़ाई लड़ी, जिसको हम कहते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम, या आप कह दीजिए उसका भारतीय स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन। अब 1857 की क्रांति हुई। क्रांति में कुछ वीरों ने अपने प्राण भी गंवा दिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई, अपने मंगल पांडे जी हुए, तात्या टोपे हुए, नाना साहब हुए, इन सभी ने क्या किया, अपने प्राण गंवा दिए। और तो अब ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है। देखिए यहां पे क्या लिखा है कि ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्रीय आंदोलन या जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं उन सभी का हम क्या करें, सम्मान करें। उसके जो आदर्श है उनका भी हम क्या करें, सम्मान करें। बाद में हमारे अनेक भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने जवानी में ही फांसी खा ली। लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए मृत्यु पा गए, शहीद हो गए। बाल गंगाधर तिलक जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत में ही शहीद हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये सब लोग क्या कर रहे थे, ये हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए ही तो कार्य कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद साहब हुए, सुभाष चंद्र बोस जी हुए, इन सबको क्या हुआ, ये सब वीरगति को प्राप्त हो गए। महात्मा गांधी जिन्होंने की वीरगति स्वतंत्र संग्राम के समय नहीं पाई, बाकी उसके बाद वो भी शहीद हुए, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, इतना बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो क्रांति, अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन सब चीजों के माध्यम से हमने क्या किया, हमने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया, हमने उनका भी सम्मान किया। अब ये हमारे मन में ऐसी भावना हमेशा होनी चाहिए कि हम महात्मा गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस जी, वीर सावरकर, देखिए बहुत ऐसे नाम है, उन सभी का हम क्या करें दोस्तों, सम्मान करें। तो कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्श को हृदय में संजोए और उनका पालन करें। राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्श, इन उच्च आदर्शों को क्या करे, हृदय में संजोए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिख दी इन्होंने, हृदय में संजोए। यानी ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए हमने आंदोलन चलाया, स्वदेशी आंदोलन, हमने चलाया बहिष्कार आंदोलन, हमने चलाया असहयोग आंदोलन, तो ये क्या थे, ये उस समय के आदर्श थे। हमने आत्मनिर्भर बनने का गुण चलाया। हमें महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि आप आत्मनिर्भर बनो, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि ग्राम पंचायतों का गठन करो। तो उन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, हमारे दिल में संजोएंगे, हमारे हृदय में संजोएंगे, उनको हम हृदय से सम्मान देंगे। और दूसरा क्या कह रहा है कि उनका पालन भी करें। साथ में क्या करें, उन सभी चीजों का पालन। मान लीजिए हमें कहा गया कि आप स्वदेशी बनिए, तो हम स्वदेशी बने, हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी कर सकते हैं। जहां तक संभव हो हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, जिससे क्या होगा, हमारे राष्ट्र की जो मुद्रा है वो भारत में ही रह जाएगी।
हमारी जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो भारत में रहेगी, भारत की जीडीपी बढ़ेगी और जीडीपी में स्थानीय जो लोग होंगे उनका योगदान अधिक होगा। इसलिए कहा गया है कि आपको क्या करना है, राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना है और उनका पालन करना है। नेक्स्ट ऊपर ही लिखूंगा मैं, देखिए आप एक बार इसको अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट आपके सामने कि हम क्या करेंगे, हम भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो यही है कि हम भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की क्या करें, रक्षा करें। नंबर 3 पे है भारत की संप्रभुता प्लस एकता प्लस अखंडता, इन तीनों की तो क्या करें, रक्षा करें। क्या करें, रक्षा करें। और इसे क्या बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें। देखिए कितनी आसान भाषा में ये बात इन्होंने कह दी हमसे कि हमें क्या करना है, हमारे भारत की संप्रभुता को बनाए रखना है। संप्रभु क्या होता है, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के निर्णय लेने में क्या है, सक्षम है, उस पर किसी अन्य देश का निर्णयों को प्रभावित करने तक में भी कोई अधिकार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे देश की संप्रभुता बनाए रखेंगे। एकता, हमारे देश की एकता यानी यूनिटी को हम कैसे बनाए रखेंगे कि जो भारत के ऊपर यानी जम्मू से लेकर के नीचे तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक और इधर राजस्थान से लेकर के उत्तर पूर्वी राज्यों तक जो भी हमारी वर्सेटैलिटी है, देखिए हम अनेकताओं में एकता वाला जो हमारा विधान है वो कहां से आया है, वो इसीलिए आया है कि हमारे पास अनेक प्रकार की संस्कृतियों का क्या है, हमारे यहां समावेश है और उन सभी को हमें बनाए रखना है। और कैसे बनाए रखना है, आप राजस्थानी नहीं है, देखिए हमें क्या बताया जाता है, आप राजस्थानी नहीं है, आप पंजाबी नहीं है, आप गुजराती नहीं है, आप दक्षिण भारतीय नहीं है, मतलब चाहे तमिल कहें या तेलुगु कहें, कुछ भी कहें, आप कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक चीज है और वो क्या है, भारतीय है। आप क्या है, भारतीय है, क्योंकि संविधान के माध्यम से तो हमने आपको भारतीय बना दिया। भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी हम नागरिक कहां के हैं, सिर्फ भारत के। तो भारत की नागरिकता के माध्यम से आपको क्या बना दिया गया, एकता दे दी गई। साथ में हमारे सामने क्या है कि देश की अखंडता, अखंडता कैसे है कि हम जम्मू से लेकर के तमिलनाडु तक हम क्या है, एक हैं। तो उस अखंडता को भी हमें बनाए रखना है कि हम अलग अलग नहीं होंगे। हमारे देश के 28 राज्य हैं, तो 28 के 28 राज्य ही हमारे पास रहेंगे, हम उनको किसी को भी देश से अलग नहीं होने देंगे। इसकी तो हमें क्या करना है, रक्षा भी करनी है और साथ में से क्या बनाए रखना है, अक्षुण्ण भी बनाए रखना है। क्योंकि अगर ऐसा मान लीजिए कोई सरकार, कोई व्यक्ति तानाशाही होकर के अगर ऐसा कार्य करना चाहता है तो उसे भी हम रोकेंगे, ये कार्य करने से उसे भी हम रोकेंगे। तो ये तो क्या हो गए, हमारा तीसरा मूल कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है आप अपने देश की क्या करें, रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान, देखिए आपका क्या किया गया, देश द्वारा आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर आप क्या करेंगे दोस्तों, राष्ट्र सेवा करेंगे, राष्ट्र सेवा करें। आपका चौथा मूल कर्तव्य आपसे क्या कह रहा है कि आप क्या करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। यानी अभी मान लीजिए हमारा किसी के साथ युद्ध हो गया, भारतीय आर्मी उस युद्ध में जीत पाने में अगर पूरी तरह से केवल आर्मी के लोग सक्षम नहीं है तो हम खुद भी उस समय आर्मी बनकर के हमारे देश की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। साथ में दूसरी बात कि आह्वान किए जाने पर जब भी आपको बुलाया जाएगा, किसके लिए बुलाया जाएगा, किसी भी सेवा के लिए। देखिए वो सेवा हो सकता है कि आपको युद्ध के समय पुकारा जाए, हो सकता है कि आपको किसी समय कोई आपदा आ जाए, भूकंप, बाढ़, ऐसे समय में आपको बुलाया जाए। और अगर आप अभी देख रहे होंगे वर्तमान हालातों में कोविड-19 भी एक आपदा है।
इसको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा आपदा घोषित किया जा चुका है। इसको महामारी अधिनियम 1897 के द्वारा महामारी भी घोषित किया जा चुका है। तो अब हम देखते हैं क्या कह रहा है कि आह्वान के, देखिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान हमसे सिर्फ इतना ही किया कि आप सभी लोग घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क बांधें। तो ये चीज हम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी हमारे लिए एक तरीके की क्या है, ये राष्ट्र सेवा है। अगर आप इन सब चीजों का पालन कर रहे हैं तो भी आप राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आह्वान किसने किया है, देश के संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपके लिए क्या हो गया, आपका आह्वान किए जाने पर एक तरह की राष्ट्र सेवा हो गई। मान लीजिए कि कोई किसी जगह फ्लड आ गई, यानी बाढ़ आ गई, किसी जगह भूकंप आ गया, तो उस समय भी आप क्या कर सकते हैं, सेवा देकर के राष्ट्र सेवा कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, देख लीजिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट है आपका कि हम क्या करेंगे, हम समरसता बनाए रखेंगे। क्या बनाएंगे, जो सभी लोग हैं हमारे देश के जो लोग हैं, देखिए यहां पे हमने एक शब्द यूज कर लिया, सभी लोगों में समरसता। सभी लोगों में समरसता। देखिए अभी मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ये मूल कर्तव्य है किसके लिए, नागरिकों के लिए। लेकिन बात अब यहां पे एक नया वर्ड दे दिया मैंने ही आपको कि सभी लोगों में समरसता। लिखा हुआ क्या है, मूल कर्तव्य, मैंने कहीं से नहीं दिया है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में बात लिखी हुई है कि सभी लोगों में क्या करेंगे हम, समरसता, यानी समान रस की भावना का विकास करेंगे। सभी लोगों के साथ हम समान रस के साथ, उनसे प्यार प्रेम के साथ रहेंगे। तो अब ये क्या कह दिया इन्होंने, सभी लोगों। अब लोगों का मतलब क्या हो गया कि हम सिर्फ भारतीय नागरिक ही नहीं, अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ आएगा, पर्यटन के उद्देश्य से आएगा, कभी किसी राजनयिक बनकर के आएगा, किसी राजकीय सेवा में वो आएगा, तो हम उसके साथ भी क्या करेंगे, प्यार प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे। है कर्तव्य किसके लिए, नागरिकों के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, सभी लोगों में समरसता का विकास करेंगे। हम सभी लोगों में क्या करेंगे दोस्तों, समरसता का विकास करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि समान भ्रातृत्व की भावना का विकास। समान भ्रातृत्व की भावना का विकास, भावना का विकास। हम क्या करेंगे, हम जो नागरिक हैं वो क्या करेंगे, सब में भ्रातृत्व की भावना लाएंगे। यानी ये नहीं है कि मैं ऊंचा हूं ये नीचा है, किसी का वर्ण ऊंचा है किसी का वर्ण नीचा है, कोई धर्म अलग है, किसी का हिंदू है किसी का मुस्लिम है, किसी का सिख है किसी का ईसाई है। हम सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोग, उच्च वर्ण निम्न वर्ण, सभी लोग क्या करेंगे, भ्रातृत्व की भावना के साथ रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि जो भ्रातृत्व की भावना का हम विकास कर रहे हैं ना, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो भावना है वो धर्म से परे होनी चाहिए, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये भाषाओं से भी परे होनी चाहिए। भाषा कैसी हो गई, आप मान लीजिए आप हिंदी भाषी हैं, मैं हिंदी भाषी हूं, लेकिन अगर हम कोई अंग्रेजी भाषी है, कोई तेलुगु तमिल राजस्थानी गुजराती कोई भी अन्य भाषाओं वाला लोग है, तो हम उसके साथ क्या भ्रातृत्व की भावना में व्यवहार नहीं करेंगे, क्या हम उससे भाईचारे की भावना नहीं बना के रखेंगे, हमें उससे भाईचारे की भावना ही बना के रखनी होगी। क्योंकि यहां पर हम धर्म जाति भाषा आदि के आधार पे क्या नहीं करेंगे दोस्तों, विभेद नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है आपके सामने कि हम स्त्री सम्मान क्या करेंगे दोस्तों, स्त्री सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथाएं होंगी, स्त्री सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, प्रथाओं का त्याग करेंगे। मान लीजिए जैसे स्त्री सम्मान के विरुद्ध प्रथाएं क्या हैं, किसी समय में सती प्रथा हुआ करती थी, वो क्या है, स्त्री सम्मान के पूर्णतः विरुद्ध थी। एक होती है पर्दा प्रथा होती है, ये भी स्त्री सम्मान के क्या है, विरुद्ध होती है। एक था अभी रिसेंटली उसे खत्म किया है, वो इस्लाम धर्म में थी, ट्रिपल तलाक की प्रथा, तो वो भी क्या थी, स्त्री सम्मान के विरुद्ध थी। एक ऐसी कुछ भी जो भी कोई प्रथा होगी जिससे क्या होगा, स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचेगी, उनका हम क्या करेंगे, त्याग करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, हम जो हमारी कैसी है, हमारी एक संस्कृति है। देखिए भारत की एक संस्कृति है, भारत की एक एकल संस्कृति भी है और उस एकल संस्कृति में समायुक्त अनेक संस्कृति भी है। जैसे हमारी संस्कृति का एक ध्येय वाक्य है, वो मैं आपसे कहना चाहूंगा। ध्येय वाक्य क्या है हमारी संस्कृति का, वसुधैव कुटुंबकम। क्या है दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम।
ये हमारी संस्कृति का ध्येय वाक्य है। यानी हम क्या है, पूरी वसुधा यानी इस पूरी पृथ्वी को हमारा क्या समझते हैं, एक कुटुंब समझते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है ना, उसका हम महत्व भी समझेंगे और उसको बनाए भी रखेंगे। तो है आपके सामने कि संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे। का क्या करेंगे दोस्तों, महत्व समझेंगे और उसका क्या करेंगे, परिरक्षण। देखिए यहां पर अब तक अलग अलग शब्द दिए जा रहे हैं। कहीं पे कहा जा रहा है कि अक्षुण्ण रखेंगे, कहीं पे कहा जा रहा है उसकी रक्षा करेंगे, और यहां पे तो आपके सामने एक नया वर्ड इन्होंने दे दिया, क्या करेंगे, परिरक्षण करेंगे। यानी जो गौरवशाली हमारी परंपरा है ना, और परंपरा भी किसकी, संस्कृति की। हमने अनेकों संस्कृतियों को समावेश करके एक भारतीय संस्कृति का निर्माण किया है। उसका हम सब क्या करेंगे, पहले तो उसका महत्व समझेंगे कि हमारी संस्कृति कितनी वर्सेटाइल संस्कृति है, लेकिन उसने भी अनेकताओं में एकता को बनाए रखा है। और साथ में हम क्या करेंगे, उसका परिरक्षण। परिरक्षण का मतलब क्या है कि संस्कृति पर अगर किसी भी तरफ से किसी प्रकार की कोई चोट होगी तो हम उसको क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। परिरक्षण मतलब चारों ओर से सुरक्षा। क्या करेंगे हम, उसकी चारों ओर से सुरक्षा करेंगे। तो आप इनको देखिए, फिर हम बात करते हैं 7वें मूल कर्तव्य की। अब 7वां मूल कर्तव्य आपका क्या है, 7वां मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों को कहता है कि आप क्या करेंगे, आप प्राकृतिक जो पर्यावरण है, क्या है दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण, उसकी आप क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो आपका 7वां जो मूल कर्तव्य है वो आपसे कह रहा है कि आप क्या करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करेंगे दोस्तों, रक्षा। प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। अब प्राकृतिक पर्यावरण की आप रक्षा करेंगे। अब प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आ गया आपके सामने, वन आ गया, झील आ गया, आपकी नदियां आ गई, आपकी नदियां आ गई, वन जीव आ गए। तो आप इन सभी की क्या करेंगे दोस्तों, रक्षा करेंगे। जैसे आप वनों की रक्षा करेंगे, किसी को वन काटने नहीं देंगे, आप झीलों को प्रदूषित नहीं करने देंगे लोगों को। ये आपकी खुद की कोशिश होगी व्यक्तिगत स्तर पे। आप नदियों को प्रदूषित नहीं करने देंगे, वन्य जीवों के आखेट को निषेध करने के लिए अपने प्रयास करेंगे। तो ये कौन करेगा, भारतीय नागरिक करेंगे। और क्या करेंगे, इनका संवर्धन करेंगे। देखिए अब फिर एक नई बात आ गई आपके सामने, क्या करेंगे दोस्तों, संवर्धन करेंगे। क्या करेंगे, संवर्धन करेंगे। और साथ में प्राणी मात्र के प्रति दया। क्या करेंगे दोस्तों, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। देखिए कितनी अच्छी बात है, हमारे संविधान में कितनी शानदार शब्दावली का यूज किया गया है। क्या करेंगे, प्रति दया भाव। अब आप कहेंगे ऐसा क्या यूज कर लिया, तो देखिए हमने कभी रक्षा कहा, कभी हमने संरक्षण कहा, कभी परिरक्षण कहा, और अब हमने क्या बात कही, संवर्धन की। यानी प्राकृतिक पर्यावरण जो है हमारा, उसमें वन, झील, नदियां और वन्य जीव, हम सिर्फ इनकी रक्षा नहीं करेंगे बल्कि इनका संवर्धन करेंगे। कोशिश करेंगे कि इनकी संख्या में क्या हो, वृद्धि हो। यानी वन जो आज मान लीजिए अगर 100 एकड़ पर वन है, तो हमारे प्रयासों से अगर 101 एकड़ पर वन हो जाते हैं, मान लीजिए आप, तो ये हमने क्या किया, संवर्धन किया, उनकी संख्या में वृद्धि की। मान लीजिए भारत में अगर आज 2000 शेर हैं और हमारे प्रयासों से 2001 शेर भी हो जाता है, तो हमने क्या किया, वन्य जीवों का संवर्धन कर दिया। मान लीजिए झील है, अब झील है प्रदूषित हो गई, और प्रदूषित होने के बाद हमने उसे साफ कर दिया, तो उस झील की क्या करी हमने, एज बढ़ा दी, उम्र बढ़ा दी, तो वो भी हमने क्या कर दिया, उसका संवर्धन। नदियां हैं, गंगा नदी थी हमारी, अभी काफी गंदी हो गई थी, तो उसको भी हमने नमामि गंगे परियोजना के तहत साफ सफाई अभियान चलाया, तो हमने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, नदियों का संवर्धन यानी प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन करेंगे दोस्तों। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। देखिए वन्य जीव छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो आप उन सभी के प्रति, कोई भी प्राणी हो, इवन जिसके अंदर लाइफ है, वो सभी प्राणी हैं, और उन सभी के प्रति हम काइंडनेस यानी दया का भाव रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामने कि आप क्या करेंगे, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे।
सबसे बड़ी बात क्या है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करेंगे दोस्तों, विकास करेंगे। हमारे सामने है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्लस मानववाद, ठीक है, प्लस ज्ञानार्जन की भावना, ज्ञानार्जन की भावना। देखिए 3 बातें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। देखिए शब्दों पे जाइए, आपकी मूल कर्तव्य में कितने अच्छे अच्छे शब्द बताए गए हैं। आप क्या करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्योंकि मानव जब जन्म लेता है तभी से उसमें चीजों के प्रति क्या होता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, वो तर्क के आधार पर जीवन जीना चाहता है। मानववाद, उसमें देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसी भावनाएं होती है ना जो मानव के प्रति उसमें दया का भाव होता है। साथ में ज्ञानार्जन की भावना का विकास, कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसमें ज्ञान नहीं होता है, तो धीरे धीरे स्कूल के माध्यम से, फिर हायर स्कूल्स के माध्यम से, फिर हायर एजुकेशन के माध्यम से क्या करता है, अपनी ज्ञान की जो भावना है, तो ज्ञान अर्जन यानी हम ज्ञान प्राप्त कर सके, उस भावना का क्या करता है, विकास। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप में बचपन से है, लेकिन आपके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता जरूर है, लेकिन आप क्या करेंगे, उसका प्रतिदिन विकास करेंगे, उसको आप बढ़ाएंगे, ताकि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अनुसंधानों के बारे में नई नई जानकारी मिलती रहे। दूसरा है मानववाद, मानववाद आप में है, आपने जब जन्म लिया तभी से आप में मानववाद है, लेकिन आप उसका क्या करेंगे दोस्तों, विकास करेंगे। तो देखिए हमारे संविधान में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। शब्दावली जो है आपको बहुत अच्छी शब्दावली भारतीय संविधान के द्वारा प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट है हमारा 9th जो मूल कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक, सार्वजनिक क्या है, संपत्ति है हमारी, क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसका हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। और दूसरी बात इसमें क्या है कि हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। शब्दों पे जाइए, शब्दों से ही सारी बात समझ में आ जाएगी। आपके लिए राज्य ने क्या बना दी, एक संपत्ति बना दी, बस स्टैंड बना दिया, सड़क बना दी, रेल बना दी, रेलवे गाड़ी बना दी, तो वो सब क्या है, सार्वजनिक संपत्तियां हैं। आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप उनको सुरक्षित रखें। ये नहीं है कि यात्रा करने गए और सीट फाड़ा है, तो ये आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, उन सब चीजों को सुरक्षित रखेंगे। और साथ में दूसरी बात कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान सबसे ज्यादा कब होता है, जब हिंसा हो जाती है, जब कोई भी दंगे भड़क जाते हैं, जब कोई भी प्रोटेस्ट होता है, तो आप हिंसा से ही दूर रहे ना। तो इन सब चीजों के लिए हमें आगे कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़ेगी दोस्तों। अब नेक्स्ट आपके सामने है कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधियां होंगी ना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां होंगी ना, उनमें हम क्या करेंगे, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत प्लस सामूहिक गतिविधियां, यानी कोई गतिविधि आप अकेले कर रहे हैं और कोई गतिविधि आप क्या कर रहे हैं, एक समूह बना करके कर रहे हैं दोस्तों। व्यक्तिगत प्लस सामूहिक गतिविधियां, इन दोनों में आप क्या करेंगे, उत्कर्ष का प्रयास, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में आप उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे। देखिए बात क्या कह रही है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास। फिर एक बार आपको शब्दावली ही पकड़नी होगी, बस कुछ नहीं करना है आपको। कह रहा है ये कि जब आप कोई कार्य व्यक्तिगत करें या सामूहिक करें, क्योंकि गतिविधियां यानी कोई भी कार्य करना, और एक्टिविटीज आपकी कौन सी होनी चाहिए कि आप उत्कर्ष की ओर, यानी आप टॉप की ओर जाएं, आप पैरामाउंट की ओर जाएं। अब जब आप टॉप की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो यही नहीं आप सिर्फ टॉप पे बढ़ के रह जाएंगे। मान लीजिए आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे किसी विभाग में
कलेक्टर बनना है। अब आप सिर्फ कलेक्टर तक ही दिमाग नहीं लगाएंगे, आप यूपीएससी की परीक्षा पास करके आप कलेक्टर तक ही नहीं, आप कलेक्टर के बाद भी अपनी सेवाएं इस प्रकार से अनवरत जारी रखेंगे ताकि आप उससे भी बेहतर स्थिति में पहुंच पाए। सिर्फ एक आईएएस बन जाना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप आईएएस बनने के बाद एक अच्छे व्यक्ति भी बनने चाहिए, एक अच्छे इंसान बने। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है ये, सतत प्रयास, कंटिन्यू आप ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि आप क्या करें, उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहें। और क्या कह रहा है कि उपलब्धि, जो निरंतर उपलब्धियां हैं उनकी नई ऊंचाइयों को छू लें। यानी आप आईएएस बन गए, आईएएस बनने के बाद मान लीजिए आप एक स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बन गए, चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद आप देश के चीफ सेक्रेटरी बन गए, और देश के चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद हो सकता है कि आप देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति पे आसीन हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। ऐसे किसी भी बड़े पद पर आप अगर आसीन हो जाते हैं तो आपने क्या किया है, अपने जीवन में निरंतर उपलब्धियां छुई हैं। निरंतर उपलब्धियों को छूने का हमने क्या किया है दोस्तों, प्रयास किया है। निरंतर उपलब्धियों को छूने का प्रयास करें, और यही प्रयास आपका क्या कहलाएगा, आपकी प्रगति कहलाएगा। आपको प्रतिदिन क्या है, नई नई उपलब्धियों को छूने का क्या करना होगा दोस्तों, प्रयास करना होगा। और अब मैं बात करूंगा आपसे 11वें मूल कर्तव्य की। अब 11वां मूल कर्तव्य मैंने आपसे कहा था कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। मूल कर्तव्य नंबर 11वां मूल कर्तव्य आपसे कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है। शब्दावली समझिए, प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वो क्या करेगा, अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाएगा। देखिए यहां पे इन्होंने ये नहीं कहा है कि प्रयास करेगा, ऐसा कहीं नहीं कहा है इन्होंने प्रयास करेगा, यहां पे साफ कह दिया कि अनिवार्य शिक्षा अपने बच्चों को दिलाएगा। ये प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। क्यों है ये मूल कर्तव्य, कि हर बच्चे को जब राज्य की ओर से क्या दे दिया, आर्टिकल 21, और वो भी कौन सा, कैद। नहीं ध्यान है तो स्वतंत्रता के अधिकार वाली वीडियो देख लेना, आई बटन पे क्लिक करके पता चल जाएगा आपको कि आर्टिकल 21 क्या है। हमने क्या किया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मूल अधिकार दे दिया शिक्षा का, और शिक्षा भी कैसी, अनिवार्य शिक्षा, साथ में निशुल्क भी, साथ में निशुल्क भी वो शिक्षा। अब उसके माध्यम से हमने जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 यानी 2002 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 क्या जोड़ा, मूल अधिकार जोड़ दिया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निशुल्क शिक्षा क्या है, मूल अधिकार है। आर्टिकल 45 में भी हमने एक बात जोड़ी, आपको ध्यान होगा, नहीं देखा है तो हमारा नीति निर्देशक तत्वों वाला वीडियो देख लीजिए, वहां से पता चलेगा कि आर्टिकल 45 में हमने एक बात जोड़ी कि राज्य क्या करेगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी हमने क्या किया, इसको मूल अधिकार बनाया, फिर हमने नीति निर्देशक तत्व भी बना दिया। यही एक ही चीज, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा, और 51 के अनुच्छेद और भाग 4 के तहत इसको मूल कर्तव्य भी बना दिया। तो ये दोनों बातें आपको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बताई, और इसके लिए संसद ने आरटीई एक्ट 2009 जो आरटीई एक्ट 2009 है वो भी हमारी संसद ने पारित किया। तो ये थे दोस्तों आपके मूल कर्तव्य। अब हम थोड़ा सा इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए मूल कर्तव्य है तो मूल कर्तव्यों की कुछ विशेषताएं तो होंगी ना। अब मूल कर्तव्यों की विशेषताएं क्या है, तो मूल कर्तव्य की विशेषताएं है कि कुछ कैसे है, कुछ तो नैतिक कर्तव्य है, कुछ तो क्या है, नैतिक कर्तव्य है, और कुछ क्या है, नागरिक कर्तव्य है। अब नैतिक कर्तव्य कैसे हुए, देखिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, कुछ नैतिक और कुछ क्या है, नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य कैसे हो गए कि हम अब क्या करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। मान लीजिए इन्होंने कह दिया हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तो हमारे नैतिक दायित्व बनता है। क्यों, क्योंकि पर्यावरण, अगर स्वच्छ पर्यावरण रहेगा तो आप सभी को स्वच्छ सांस लेने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारे कुछ नागरिक कर्तव्य देखिए कैसे हुए, कह दिया इन्होंने साफ साफ कि आप राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान
और जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन सभी का आप क्या कीजिए दोस्तों, सम्मान कीजिए। तो अगर सम्मान करेंगे तो ये तो कौन करेगा, भारतीय नागरिक करेगा। अरे भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान तो भारतीय नागरिक करेगा ना। तो ये तो हमारे कौन से हो गए, नागरिक कर्तव्य हो गए। और ये कौन से हो गए, पर्यावरण की रक्षा हुआ, संविधान की पालना हुआ, ये सब क्या हो गए, हमारे नैतिक कर्तव्य हो गए। दूसरा कह रहा है कि हम भारतीय जीवन पद्धति, देखिए एक दूसरी जो इसकी विशेषता है, इसमें भारतीय जीवन पद्धति की झलक मिलती है। किसकी झलक मिलती है, भारतीय जीवन पद्धति का जो दर्शन है ना वो मिलता है। कहता है कि हम किसका सम्मान करेंगे, हमारी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे, हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है, हमारी जो जीवन पद्धति है, हम उन सबका क्या समझेंगे, महत्व समझेंगे। देखिए हमारी जीवन पद्धति में एक क्रिया होती थी योग, उसका महत्व सिर्फ हमने ही नहीं पूरी दुनिया ने समझा है। योग का महत्व पूरी दुनिया ने समझा है। तो अगर हम योग का महत्व समझेंगे तो हमने क्या किया, हमने भारतीय जीवन पद्धति का महत्व समझ लिया। तो ये जो मूल कर्तव्य है ना, इनकी एक विशेषता है कि भारतीय जीवन पद्धति का क्या है दोस्तों, दर्शन है। फिर क्या है नेक्स्ट, एक बात मैंने आपको बताई थी कि मूल कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। और एक जो चीज है वो क्या है, ये गैर न्यायोचित है। अब देखिए यही तो इनकी विशेषता है कि ये कैसे हैं, गैर न्यायोचित। इनको जबरदस्ती नहीं है किसी नागरिक पे कि हाँ आप इनका पालन ही कीजिए, और ये इनकी आलोचना है। कुछ लोग कहते हैं कि जब ये न्यायिक ही नहीं है तो नागरिकों से आप क्या आशा कर सकते हैं कि वो इनका पालन करें। और हमने बहुत बार देखा है कि प्रोटेस्ट करते हुए नागरिक क्या करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर देते हैं। तो ये सब गलत चीजें हैं, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान ने नागरिकों के लिए कुछ मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं। तो उन मूल कर्तव्यों के बारे में आज हमने बात की। अब आज आपको हमारा ये वीडियो जो मूल कर्तव्यों से संबंधित था, ये आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो पे आप कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल CMI को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों घर में रहें, सुरक्षित रहें, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।